हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बारे में पूरी तरह से हम अध्ययन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नेम्स द राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चैप्टर का जो नाम है वह है द राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में भी जाने थे, उसमें हम बीच में आपको बताए थे और उसके बारे में भी हम डिस्कस किए थे कि द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ग्रोथ इन पावर, उसी से रिलेटेड भी ये टॉपिक माना जा सकता है। पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि द राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे राइज हुआ। तो उसमें हम बताने का आपको पूरी तरह से प्रयास किए थे और उसमें हमने बताए भी थे कि उनके राइज होने का जो मेन कॉज है, यानी मेन जो वजह है जिसके कारण इंडिया में वो पूरी तरह से राइज कर गए। इंडिया में एक्चुअली उस समय पूरी तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और इसी का वो एडवांटेज लिए थे। हम आते हैं इस चैप्टर के शुरुआती दौर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसको पहले जान लेते हैं। बीच बीच में हम उससे भी रिलेटेड कुछ बातें आपको बताते चलेंगे, उसके बारे में हम कुछ समझाते चलेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि ये उस दौर की बात है, ये 17 to 18 सेंचुरी उस दौर की बात है जिस दौर में हमारे इंडिया में कई सारे देशों का आगमन हुआ करता था। ऐसे आप पूरी तरह से इसको जानते भी होंगे, आप प्रीवियस क्लास में या किसी और तरह से आप सुने होंगे कि इंडिया में फर्स्ट जो कंट्री एंट्री ली थी वह पोर्टुगीज, यानी कि उसमें वास्को डी गामा साहब जो थे उन्होंने समुद्री मार्ग के द्वारा इंडिया में प्रवेश किए थे और उन्हीं के माध्यम से और कई सारी कंट्रियाँ इंडिया में आई थी। तो उनके कारण और उनका यहाँ से जो ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया गया, उसी को देखते हुए कई सारी कंट्रियाँ उनके पीछे पीछे आई। उसी में ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी को हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी के नाम से जानते हैं। तो हम पहले इसको जानेंगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनका नंबर क्या था, वो किस टाइम पर इंडिया में आई और आने के बाद एक्चुअली उनको इंडिया से इतना कैसे इंटरेस्ट हो गया, क्या उन्होंने इंडिया में देखा जिससे कि उनको इंडिया में पूरी तरह से अपना एक साम्राज्यवाद का स्थापित करने का मन होना। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि यहाँ पर हम कुछ आपको टॉपिक भी शो किए हैं और उसको लिख कर आपको बताने का भी प्रयास किए हैं कि ड्यूरिंग द 17 and 18 सेंचुरी देयर वाज कंपटीशन एमॉन्ग द यूरोपियन कंट्रीज। 17 और 18 सेंचुरी के दौर में यूरोपियन कंट्रियों में ही एक कंपटीशन हुआ करता और कंपटीशन किस चीज़ के लेकर था, तो ट्रेडिंग को लेकर था। आपको हम प्रीवियस चैप्टर में भी बताए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज द ट्रेडिंग कंपनी। तो इन सारे यूरोपियन कंट्रियों में एक तरह से ट्रेडिंग को लेकर कंपटीशन था और वह ट्रेडिंग कंपनी जो हुआ करती थी वह फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज और तब जाकर आता है ब्रिटिश। यानी कि यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि मेरी मर्केंटाइल। अब देखिए इसमें एक वर्ड है मर्केंटाइल, इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसे संस्था या कंपनी जो ट्रेडिंग का कार्य करती है, वो किस रूप में, किस तरह से, तो वह काम करती है एक जगह से सामान खरीदना और दूसरे जगह सामान को बेचना।
ये मैन्युफैक्चरिंग का इनका कोई कार्य नहीं हुआ करता था, बस इनको खरीद और बिक्री का जो है वह अधिकार हुआ करता था या उसी तरह का वो कार्य किया भी करते थे। तो ट्रेडिंग कंपनीज वी आर फॉर्मेड ट्रेड व्हिच एम वाज टू मेक ह्यूज प्रॉफिट, और हमने इसको भी बताया कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और इसी को लेकर वह आपस में कंपटीशन उनका बना रहता था। हर कंट्री चाहती थी हम कितना से कितना प्रॉफिट कमा सके या पा सके। तो इसी क्रम में ये इधर उधर घूमते थे। इसी क्रम में उनको एक बार जो है इंडिया में आने का अवसर प्राप्त हुआ, और उन्होंने यहाँ पर देखा कुछ ऐसे एसेंशियल आइटम्स थे जिनका यूरोपियन मार्केट में ह्यूज डिमांड था, वर्ल्ड वाइड डिमांड। हम लोग मुख्य रूप से स्पाइसेस को लेकर बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पाइसेस को था, मसाले को का ही सिर्फ डिमांड नहीं था, इनके अलावा यहाँ के कॉटन, यहाँ के सिल्क, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, इनका भी डिमांड हुआ करता था। और उस सारे एसेंशियल आइटम्स को वह यहाँ से खरीदते थे और वो अपने मार्केट में सेल करते थे। तो क्यों सेल करते थे? क्योंकि यहाँ पर उस आइटम को काफ़ी चीप रेट में खरीदते थे और उसको वहाँ अपने मार्केट में एक कॉस्टली रेट में उसको सेल करते थे, जिसका उनको यह कार्य काफ़ी एक तरह से अच्छा लगने लगा था और उनसे उनका प्रॉफिट भी हुआ करता था। तो इस तरह का ये प्रोसेस चलता रहा, लेकिन जब ये प्रोसेस कई कंट्रियों के बीच में होने लगा तो इनका ये प्रॉफिट का जो दायरा था वो अब कम होने लगा था। एग्जाम्पल तौर पर हम एक उदाहरण से समझा लेते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे यह एक हमारे हाथ में एक मार्कर है और सपोज दैट मानिए कि इसका कॉस्ट जो है वह 10 रुपीज, ठीक। तो जब ये एक इसका बायर है, यानी कि एक कोई ख़रीदार है, तो इसको 10 रुपीज़ में तो खरीद लेगा और उसको वो अपने कहीं और पर ले जाकर इसको 15 रुपीज़ में सेल कर देगा। लेकिन अब इस मार्कर तो एक ही है, लेकिन इसका बायर अब 1 2 3 4 एग्जाम्पल तौर पर पोर्टुगीज भी हो गए, फ्रेंच भी हो गए, आपको ब्रिटिश भी हो गए, ये कई तरह की कंट्रियाँ जो है इस पर अब एक तरह से अटैक करने लगे। तो अब जैसे एक ने कहा कि इसको 10 रुपीज़, तो दूसरे ने कहा कि नहीं हम इसको 12 रुपीज़ में खरीदेंगे, तीसरे ने कहा कि नहीं हम इसको 13 रुपीज़ में कर देंगे, और फोर्थ वाले जो हैं उसको और एक उसका कॉस्ट बढ़ा दिया। तो ये जो सेलर है उसके लिए ये थोड़ा प्रॉफिट लगा, क्योंकि हम तो इसको 10 रुपीज़ में सेल करने के फिराक में थे, लेकिन सामने वाले जो है इसको जब खरीदना शुरू किया तो इसको दाम बढ़ाते गया, क्योंकि उनके मार्केट में इसका काफ़ी डिमांड है। और लेकिन जब ये 50 रुपीज़ में इसको खरीदे और जब ये अपने मार्केट में जाकर इसको 70 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, तो इनको प्रॉफिट क्या हुआ? 2 रुपीज़, जिससे कि इनका कोई लाभ नहीं हुआ। तो हर कंट्री एक दूसरे को यहाँ से अपनी प्रतिद्वंदी कंट्री को हटाने में लगी हुई थी। लेकिन हम जानते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि ये तो एक ह्यूज प्रॉफिट को लेकर हमने एक छोटी सी एग्जांपल के रूप में आपके सामने ये रखा, शो किया, दर्शाया। आते हैं अगले पॉइंट में। ये आपको बता देते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या है कि द पोर्टुगीज वी आर द फर्स्ट यूरोप टू अराइव सेट अप ए ट्रेडिंग बेस इन इंडिया। फर्स्ट जो यूरोपियन कंट्री थी जो इंडिया में आई थी वह थी पोर्टुगीज, यानी कि पुर्तगाल, और वो यहाँ पर आकर अपना सबसे पहले ट्रेडिंग जो है अपना साम्राज्य को स्थापित किया और अपने तौर तरीके से यहाँ से वह ट्रेडिंग प्रक्रिया शुरू किया। यहाँ से वह एसेंशियल आइटम को ले जाते थे और जिसका यूरोपियन मार्केट में काफ़ी डिमांड था, वर्ल्ड वाइड डिमांड था, और उस आइटम्स को यहाँ चीप रेट में वह बाय करते थे और वहाँ पर जाकर उसको कॉस्टली रेट में सेल करते थे, जिससे कि उनको काफ़ी
प्रॉफिट होता था। अब यूरोपियन मार्केट में इनको देखकर और सारी कंट्री भी इन्होंने देखा और सोचा कि ऐसा ये कहाँ से इस तरह के आइटम को ये खरीदते हैं और यहाँ पर वो सेल करते। दिन प्रतिदिन पोर्टुगीजों का जो सिचुएशन थी वह बेहतर से बेहतर होती चली जा रही थी। तब बाकी सारे कंट्रियाँ भी इनके पीछे लगना शुरू किया और उसी क्रम में कई सारे कंट्री जो थे वह यहाँ पर आए और उसमें आपको हमने बताया भी है कि फ्रांस है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बहुत सारे कंट्री जो है 1 बाय 1 करके आए। लेकिन उसी में एक ऐसे भी कंट्री थी जिसकी हम आज बेसिकली और मुख्य रूप से हम जिसका चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं और उसको हम आपके सामने पूरी तरह से बताने का जो प्रयास करने जा रहे हैं वह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप यहाँ पर उसी के बारे में जानेंगे, वो भी कंपनी यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर आई और इस तरह से वह कंपनी इंडिया में फर्स्ट टाइम वह यहाँ पर आकर जब उन्होंने देखा, यहाँ का जो है साम्राज्यों को देखा, यहाँ के आइटम्स के बारे में जाना समझा, तो उनको ये लगा कि अगर यहाँ पर मेरा भी एंट्री मिल जाता है, मुझे भी यहाँ पर ये ट्रेडिंग करने का एक परमिशन मिल जाता है, तो हम भी यहाँ से काफ़ी प्रॉफिट पा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम वह 16th सेंचुरी 1600 उसमें हमने बोला 1600 ये सेंचुरी में एक चार्टर जो कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट यहाँ देखिएगा, उनसे एक ग्रांटिंग टू सोल राइट्स, यहाँ सोल राइट्स ये भी आपको बता देते हैं, कैरी ट्रेड इन द ईस्ट। और ये कंपनी अब जैसे इंग्लैंड में एक कंपनी तो होगी नहीं, बहुत सारी कंपनियां होंगी, उनके अनेकों तरह के नाम होंगे और उन अनेकों नाम में से एक नाम आता है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने जो है रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के पास वह जाकर अपना एक चार्टर प्राप्त किया। चार्टर का मतलब क्या है? अधिकार प्राप्त किया। और वह अधिकार किस रूप में? सोल राइट्स। सोल राइट्स का मतलब होता है एकात्मक अधिकार। और इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने जब रानी से ये अधिकार प्राप्त की तो उसके बाद दूसरा कोई कंपनी उस देश से इंडिया में ना आ पाए या कोई अदर कंपनी यहाँ पर उस तरह का ट्रेडिंग यानी कि व्यापारिक कार्य न कर सके। इसका मुख्य वजह क्या था? इसका भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, ऐसा क्यों था? तो क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ये कंपनी जाती है तो वह ह्यूज प्रॉफिट जो है पा सकती है, अगर उस तरह की कई सारी कंपनियां जाती है तो जितना चाहे उतना प्रॉफिट हम नहीं पा सकते हैं। तो इस तरह से वो अधिकार प्राप्त कर ली और वो कंपनी इंडिया में एंट्री ली। तो अब दोनों का मीनिंग समझ गए, ये सोल राइट्स और दूसरा चार्टर यानी कि ये अधिकार एक तरह का परमिशन इनसे। तो यह क्वीन एलिजाबेथ यानी कि महारानी एलिजाबेथ से उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। और यहाँ आने के बाद फर्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर आ गए तो उन्होंने यहाँ पर कई जगहों पर अपना जो है कंपनी को एस्टेब्लिश किया और उसमें वो जो फैक्ट्रियाँ जो थी वह मोस्टली पटना, ढाका जो उस समय बंगाल में हुआ करता था, और ये जो है सेंट जॉर्ज जो उस समय मद्रास में हुआ करता था, बॉम्बे, ये तानी और कलकत्ता एंड गोविंद, इस जगह पर वह, क्योंकि आपको हम प्रीवियस चैप्टर में ये बताए थे कि वो सर्वे आने के बाद वो सर्वे कराए थे और उन्होंने ये जानने का प्रयास किया था कि हम कहाँ पर क्या क्या अपना व्यापारिक कार्य शुरू कर सकते हैं, किस तरह के आइटम को हम यहाँ पर ज़रूरी समझकर उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने सर्वे के माध्यम से पहले ये जाना था कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो है अनुकूल या हमारे लायक जो है वह विधि व्यवस्था है या उस तरह का प्लेस है। तो उन्होंने इस सर्वे के अनुसार इन सारी जगहों पर अपना ये फैक्ट्रियाँ को जो है स्थापित की। अब आता है कि
जब इनको ये अधिकार मिल गया, अधिकार मिलने के बाद इस तरह से ये अपना ट्रेडिंग प्रोसेस भी शुरू कर दिया। और उस क्रम में ये भी जान लीजिए कि अब इनको जो उस समय का जो, अब थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि उस समय यहाँ पर जो था शासन किनका था, वह था मुगलों का। लेकिन उस समय जिस समय ये यहाँ पर आए थे उस समय आपको जहांगीर का शासन हुआ था, और उस समय इंडिया में उनकी इतनी पावर कमज़ोर नहीं हुई थी, और इस वजह से ये जिस तरह से प्रॉफिट इनको मिलनी चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रही थी। तब उनके द्वारा वहाँ के जो इंग्लैंड के जो गवर्नर थे और जिनका यहाँ पर हमने चर्चा किया है, उन्होंने एक कैप्टन को किनके दरबार में, ये देखिए इनका नाम अक्सर आप सुनते होंगे, जिनका नाम है विलियम हॉकिंस, इनको उन्होंने मुगल जो बादशाह थे जहांगीर, उनके दरबार में, और उनके दरबार में भेजने का उनका जो उद्देश्य था, उनका पर्पस था, वह ये था कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर उनके ट्रेडिंग पर पूरी तरह से एक सुरक्षात्मक जो है नियम लागू किया था। तो इस तरह से उनको ये अधिकार पाने के लिए यहाँ पर जो उनकी कंपनियाँ थी उनको एक तरह से उसमें कुछ टैक्स कम किया जाए, कुछ कर कम किया जाए, इस तरह की कई सारी उनके अब अंदर जो थी वह व्यवस्थाओं को लेकर थी, और उसको वह सही करने के लिए उन्होंने यहाँ पर भेजने का काम किया, और उन्होंने इसमें सफलता भी पाई। और उस समय उन्होंने जहांगीर से यह अधिकार प्राप्त कर लिया, और उनको ये यहाँ पर सक्सेस इन गेटिंग रॉयल परमिट और दी कंपनी, और पहली बार यहाँ पर उनको अपना कंपनी स्थापित करने का अधिकार यानी कि उनके द्वारा पा लिया गया। और पाने के बाद अब इन्होंने जो है अपने कोस्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट, पहली बार ये कब, यहाँ पर वो 1600 की, यहाँ इस समय इन्होंने यह वेस्टर्न, आपको वहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर इन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन प्राप्त किया, और यहाँ पर उन्होंने अपना ये कंपनी को स्थापित किया। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम जान रहे हैं और जानने भी लिए कि एक्चुअली ये कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब आता है कि नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, आते हैं थोड़ा सा जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कि यानी कि वह एक ट्रेडिंग कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, इस रूप में भी जानते हैं। और जैसे ही ट्रेडिंग आती है तो ट्रेडिंग वर्ड का जो मीनिंग होता है वह व्यापार करना है। और ब्रिटिश जो इंडिया में आए थे वह एक ट्रेडर के रूप में थे, ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन आगे जो था कि इनको यहाँ पर जो ट्रेडिंग करना था वह किस आइटम पर करना था, क्योंकि उस समय ऐसा इंडिया में उनको क्या क्या कौन से आइटम था। तो आइटम जो थे वह बेसिकली और मुख्य रूप से जो था वह स्पाइसेज थे, और स्पाइसेज में वह ज़्यादातर जो था वह कार्डमम, क्लोव्स, पेपर, यानी कि जो आप कह सकते हैं काली मिर्च, गरम मसाले का जो आइटम हुआ करते हैं उसमें दालचीनी से लेकर कई तरह का जो आइटम मिला रहता है वह सारे आइटम्स, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह का जो मसालों का प्रोडक्शन शायद नहीं हुआ करता था, और हुआ भी करता था तो उस तरह का जिस तरह की इंडिया की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी वहाँ पर नहीं मिल पाती थी। तो इस वजह से वो उनके लिए ये काफ़ी ज़रूरतमंद था। लेकिन इनके अलावा कुछ रॉ मटेरियल भी उनको ज़रूरत में था, वह था सिल्क, दूसरा था कॉटन। अब इनके बारे में हम जब जानते हैं तो ये पाते हैं कि यही वस्तु का डिमांड उस मार्केट में, और ये जितने इनके सारे कंट्रियाँ जो यहाँ पर आई थी वो सारे कंट्रियों को भी यही आइटम की ज़रूरत थी, चाहे उनके साथ पोर्टुगीज हो, चाहे उनके साथ वो डच हो, चाहे उनके साथ फ्रांस हो, उनके साथ चाहे वो नीदरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, कई तरह की कंट्री।
तो ब्रिटिश ने देखा कि ये सारे कंट्री एक ही आइटम को लेते जा रहे हैं, तो हमें जो प्रॉफिट होनी चाहिए वो प्रॉफिट हो नहीं रही है। तो सबसे पहले ये जो कंपटीशन वाला जो मैटर था उसको पहले उन्होंने दूर करने का जो है प्रक्रिया शुरू किया, और इस तरह से इस प्रोसेस में उन्होंने सबसे पहले ये तय किया कि क्यों ना हम पहले इन कंट्रियों को यहाँ से दूर करने का प्रयास करें, और इसके लिए उन्होंने उस तरह का अपना सेटलमेंट किया। दूसरा, उन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना हम यहाँ के बादशाहों की जो कमजोरियाँ हों उसको हम अपने अवसर में इसको प्राप्त करें। इसको भी उन्होंने अपने जो है कह सकते हैं कि अपने वह प्रोसेस में रखा, और इस तरह से देखने के लिए अब यहाँ पर उनको समझ में आ चुकी थी कि अब हमें इंडिया में अपना एक एकात्मक और एक जो है कह सकते हैं कि उनको पूरा तरह से अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया दिख रही थी। और इसी दृष्टि में हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि यूरोपियन कंट्रियों में कैसे इनके बीच में कंपटीशन हुआ, कैसे इनके बीच में एक प्रतिद्वंदिता का जो है प्रक्रिया शुरू हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ऐसे क्या हुआ, और यूरोपियन कंट्रियों में आपसी प्रतिद्वंदिता जब हुई तो इंडिया को कैसे उसका लाभ मिला, लेकिन ये लाभ कितने लंबे समय तक चला, इनकी ड्यूरेशन क्या थी, हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, और तब उसके बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के फर्स्ट यानी कि हम इस चैप्टर का जिसका नेम था राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में कुछ विशेषात्मक रूप में समझा जाना, और अगले वीडियो में हम जो है इसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे और समझेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।